मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन सुमन थी। मेरे पिता एक सेठ के यहाँ काम करते थे। उन्होंने हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाया और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह मेरी शादी रेलवे में काम करने वाले समीर से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 5 लाख रुपये खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी, क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। पिताजी मेरी छोटी बहन सुमन को एमबीए कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सुमन की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करना होगा। फिलहाल तो उनकी माली हालत डावाडोल थी। सुमन की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी मेरे और समीर से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। समीर मेरा पूरा ख्याल रखता था। हमारी तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं थी। सुमन की शादी में समीर पैसा लगा देंगे। एक उम्मीद उन्हें इस बात की भी थी। असली मुसीबत, या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़, तब टूटा जब शादी के 5 साल तक मैं मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत यह थी कि अपने पति के साथ शहर के रेलवे क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल पर मुझे बराबर सुनने पड़ते थे। मेरे पिता का मुझसे भी बुरा हाल था। मेरी सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का खून सुखा देती थी। मेरी सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा न होने पर ख़त्म होते थे। मेरे पूरे मायके को अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। मेरी छोटी बहन सुमन को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। मेरी सास सुमन से कहती थी कि जरूर मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई। बचपन की गलत आदतों के चलते मैं बांझ हो गई हूँ। मेरी सास ने कानूनी सलाह भी ले लेती थी। मेरी सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि मैं उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती। इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जा खर्चा नहीं देना होगा। मेरी माँ इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर बेटी को छोड़ दिया तो मेरी बेटी का क्या होगा। मेरी दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो नहीं बचे थे, और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों। मैं और मेरे पति समीर को डॉक्टर ने दिखाया कि समीर के वीर्य में शुक्राणु की कमी है। समीर के शुक्राणु को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते दवाइयाँ दी और इंजेक्शन भी लगाया, पर इस उपाय का कोई भी असर नहीं हुआ। जब किसी भी डॉक्टर का इलाज से बाप नहीं बना, तब माँ के बताए हुए उपाय देसी नुस्खे को अपनाया गया, पर इन सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पति की पगार समय पर आई या ना आए, पर मेरी महामारी ठीक 28 दिन में ही आ जाती थी। हम पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत ये थी कि पति समीर की सेक्स में दिलचस्पी नहीं थी। मैं पति को खुश करने की कोशिश करती थी। बिस्तर पर उनसे चिपक जाती, उनके गालों को चूम लेती, लेकिन समीर पर इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद हमने टोटके का सहारा लिया। मंगलवार के दिन हम पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उनमें डाल दी। 1 हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में भिगो कर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर हम दोनों ने वह पानी पी लिया और इसके बाद वह डोरी हनुमान मंदिर जाकर समर्पित कर दी। उस रात हम दोनों ने संबंध भी बनाए ताकि मैं माँ बन सकूं। फिर 28वें दिन जब मुझको पीरियड नहीं आया तो समीर दौड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आया, पर यह कोशिश भी नाकाम रही। 29वें दिन खाना खाते समय मुझको पीरियड हो गया। समीर की बहन ने एक टोटके को आजमाया और अपने बच्चे का पहला टूटा हुआ दूध का दांत एक काले कपड़े में बांधकर काले धागे की मदद से मेरी कमर पर बांध दिया। जब तक मैं पेट से ना हो जाऊं, इस धागे को किसी भी कीमत पर ना उतारने की कठोर हिदायत दी गई। दूध के दांत को कमर पर बांधे हुए भी 3 महीने का समय हो चुका था, लेकिन अभी भी मेरी कोख सूनी थी। धीरे धीरे समीर भी अब मुझको ही बच्चा न होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी मुझको ताने देने लगे थे। मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने की सोचना आसान है, पर मरना आसान नहीं। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही और धोखेबाज बना देती है।
इसी बीच मेरा देवर अमन 3 साल पटना से कोचिंग के बाद मेरे और समीर के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम थे। मुझको अमर के आने से बहुत राहत हो गई। समीर और मेरी सास को अब मुझ पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। मेरी अमर से खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। अमर के हर काम का समय तय था। सुबह 5 बजे जागना, योगासन, 2 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई। मैं असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देती। समीर के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से हम दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते। मुझको शादी के 3 साल बाद पता चल रहा था कि मैं किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी। शहर में कौन सी घूमने की जगह थी। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत थी। एक दिन दोपहर को अमर के उठने का समय हो गया था। मैं उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी। उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। अमर ने एक झटके में मुझको खींचकर सीने में लगा लिया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम एक दूसरे में खो गए। अगले दिन मैं और अमर से नज़र नहीं मिला पा रहे थे, पर हमारे बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अमर ने रसोई घर में आकर मेरी कमर में पीछे से हाथ डालकर और कूल्हों को सहलाने लगा, तो मैंने गुस्से से उसकी पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। उसने लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब अमर बुरा मान गया तो तुरंत ही मैंने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली। मेरी खुरापाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। एक रात मैंने समीर को बताया कि मैं इन दिनों शिवलिंगी बीज का एक भाग और पुत्रजीवक बीज के 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही हूँ। ननद का दिया हुआ टोटका बंधा ही था और आज उम्मीद है कि रात में देर तक मैंने समीर के साथ भी संबंध बनाया। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में अमर और रात में अपने पति के साथ प्यार। इस बार मेरी कोशिश रंग लाई। शाम को मैंने समीर की पसंदीदा कॉफ़ी और पकौड़े बनाए और उसे ये खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई, तो समीर ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मेरे घर वालों को जब यह पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे और मेरी बहन सुमन भी बहुत खुश थी। उसने मुझे फ़ोन पर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझे प्यार करने लगी थी। अमर अपने एग्ज़ाम देकर वापस पटना चला गया था। मैंने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में अमर को वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक अमर मेरे साथ रह सकता था और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन अमर का रिजल्ट आ गया। अमर को सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे की आंखें मुझसे मिलती थी। कान नाक ठुड्डी ससुराल के किसी न किसी सदस्य से मिलते थे। मेरे सास और मेरे पति समीर की खुशी का ठिकाना न रहा। अमर के लिए एक से एक बढ़कर अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन अमर ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। मेरा और अमर का प्यार ऐसे ही छुप छुप कर चलता रहा। फिर मैंने अमर को अपनी बहन सुमन से शादी करने के लिए मना लिया। सुमन को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई है। हम दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते थे और दोबारा माँ बनने वाली थी। मैं दिल से अमर की आभारी थी, जिससे मेरी ज़िंदगी उजड़ने से बचा ली थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।